गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने 12th क्लास में जो अपनी बुक है सृजन, तो सृजन के अपन ने शुरुआत में देखो पद भाग में अपन ने 5 चैप्टर पढ़ लिए थे। भूषण तक अपन ने पद भाग कर लिया था। उसके बाद अपन ने गद्य भाग के चैप्टर पढ़े। गद्य भाग में अपन ने 3 पढ़ लिए, भय पढ़ लिया, बाजार दर्शन पढ़ लिया, मजदूरी और प्रेम पढ़ लिया। 3 गद्य भाग के अपने चैप्टर हो गए। तो आज मैं आपको पहले पद भाग का पढ़ा दूँ 1-2, है ना। अपन एक बार 4 चैप्टर अपने रहे हैं पद भाग के, तो अपन पढ़ लेते हैं पहले पद भाग के चैप्टर। 2 पढ़ लेते हैं एक साथ, अगर आपको नहीं आएंगे तो पहले 2 अपन पद के पढ़ लेंगे, फिर 2-3 चैप्टर अपन गद्य के पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी अपने गद्य में भी 3-4 चैप्टर इधर पढ़े हैं सृजन के। फिर आपकी पीयूष प्रवाह भी है। अपने 12th का हिंदी का जो कोर्स है वो अभी बहुत बड़ा है, क्योंकि अपना जो सिलेबस कम हुआ उसमें अपने शायद 10% भी कम नहीं हुआ। 10% कहाँ, बहुत कम हुआ है, वो भी नहीं हुआ, 5% ही। चैप्टर तो अपने एक भी नहीं कटे, तो इसलिए अपन को चैप्टर पढ़ने हैं। तो मैं कोशिश मेरी तरफ से तो ये करूँगी आपको समझ में आए, लेकिन फिर भी आप लोगों से इतना चाहूँगी कि एक बार आप रिविज़न ज़रूर करें घर पे, क्योंकि समय अपने पास है नहीं और एग्ज़ाम अपनी लास्ट में होनी है, तो अपन को पढ़ना तो पड़ेगा। अपनी पूरी कोशिश रहेगी, पूरी कोशिश रहेगी कि अपनी ऑफलाइन क्लासें होते ही अपन रिवीजन स्टार्ट कर दें, है ना। ताकि मतलब जैसे अभी अपना कोर्स यहाँ चल रहा है, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी इसको देख रहे हो, थोड़ा बहुत भी समझने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर एक बार क्लासें खुलते ही थोड़ा आपका देखा हुआ होगा, थोड़ा अपन फिर से स्टार्ट कर लेंगे तो अपने हो जाएगा। तो आज अपन पढ़ते हैं अपना चैप्टर पद भाग की तरफ से, चैप्टर 6 उषा, शमशेर बहादुर सिंह। जन्म इनका 1911 और इनकी मृत्यु 1993 ईस्वी में। देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में मां का चीर वियोग, यानी इनकी माताजी का देहांत हो गया था जब इनकी उम्र 8-9 वर्ष थी। 18 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ और विवाह होने के मात्र 6 वर्ष बाद ही इनकी पत्नी का भी देहांत हो गया, जो टीबी की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। जीवन के अभाव में उनके व्यक्तित्व को दुर्बल नहीं बनाया, बल्कि धारदार बनाया। बिंब धर्मी, बिंब यानी किसी चीज़ों की कल्पना है, जो उनके साकार, उनके तत्वों को उसमें देखना। कविता के बिंब धर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोग धर्मी कवि की शिल्प विद्या का अनूठा संगम मिलता है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी तथा काल तुझसे होड़ है मेरी। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया है। प्रस्तुत कविता उषा भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। यानी बिंब का मतलब भी यही है कि उनको जो साकार रूप है उसमें उनकी कल्पना करना। सूर्योदय कवि भाषा, बिंब और लय तीनों का मणिकांचन संयोग, मणि और कंचन का संयोग इस कविता में हमें मिलता है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मतलब चुपचाप खड़े उसको देखना, मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चीर परिचित बिंबों में, समझ गए ना, बिंबों में मतलब उसको प्रकृति के उन तत्वों से उसकी समतुलना करना, बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा यानी सृष्टि के रूप का एहसास कराता है। उन हर चीज में सृष्टि के उस सौंदर्य का एहसास कराता है। राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल, स्लेट या लाल खड़िया चांद, ये हमारे घरेलू परिवार के बिंब है। घरेलू परिवार की चीजें हैं, इनके प्रतीक है, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है और उसमें प्रकृति के उस सुंदर मोहक चित्र का वो अंकन कर रहे हैं। तो अब अपन चैप्टर पढ़ते हैं अपना उषा। उषा यानी प्रातःकाल, है ना। तो अब देखिए,
भोर के यानी प्रातःकाल के समय को अलग अलग रूपों में वर्णन किया गया है। प्रातःकाल अपन मानते हैं कि जैसे सूर्य उदय होता है प्रातःकाल हो जाती है, लेकिन सूर्य उदय होने का अलग अलग समय है ना। यानी सूर्य अपने गर्भ से निकलता है वो सूर्योदय हो गया, लेकिन अपने लिए सूर्योदय जब सूर्य आकाश में आकर तपने लग जाता है तब होता है। लेकिन उस बीच के समय में जो प्रकृति में परिवर्तन होता है पल पल, जैसे जैसे सूर्य अपने स्थान से ऊपर चढ़ता जा रहा है प्रकृति में पल पल परिवर्तन होता रहता है, और उस पल पल के परिवर्तन को हम देख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम बिस्तरों में रहते हैं उस समय। लेकिन कभी भी जो लोग हैं, पुराने लोग, आज हमारे भी मम्मी पापा दादा दादी हैं, वो सूर्योदय होते हैं उस समय उठ जाते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले माना जाता है, लेकिन अपन तो नहीं उठ पाते, तो अपन उस परिवर्तन को नहीं देख पाते। लेकिन प्रकृति का वो परिवर्तन बहुत ही मोहक होता है, उसमें पल पल प्रकृति में परिवर्तन जो दिखता है, चिड़ियों की चहचहाट है और जो पेड़ पौधे हैं उन पे जैसे ही सूर्य की किरणें गिरती है तो उनमें जो सौंदर्य होता है, ऐसा लगता है जैसे जो सूर्य की किरणें हैं वो नृत्य कर रही है, क्योंकि पत्तियों पे गिरेगी तो वो एकदम से चारों तरफ छन छन के एकदम फैल जाएगी। तो वो सारे परिवर्तन हम नहीं देख पाते, तो कवि उन परिवर्तनों को बिंब रूप में प्रकट कर रहा है। उषा, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रातः नभ था बहुत नीले शंख जैसे। प्रातः नभ था, प्रातः काल का जो आकाश था बहुत नीला, एकदम नीले नीले रंग का लग रहा है। किस प्रकार? जिस प्रकार शंख हो, जिस प्रकार शंख जैसे होता है वैसे वो प्रातः काल का नभ है, वो एकदम नीले शंख के समान प्रतीत हो रहा है। प्रातः का नभ यानी भोर का नभ। राख से लिपा हुआ चौका, ऐसा लग रहा है जैसे राख से लिपे हुए चौके के समान है। जैसे अभी अभी अपन राख से चौके को लीप कर आते हैं तो उसमें नमी होती है, तो वैसे ही प्रातःकाल का जो नभ यानी आकाश, प्रातःकाल का जो आकाश है वो भी नमी से भरा हुआ है। अपन देखते हैं प्रातःकाल सुबह सुबह ठंड होती है, हल्की हल्की नमी होती है वातावरण में, तो प्रातः का नभ भी उसमें कैसी है? ओस है, मतलब अंदर नमी है। तो प्रातः का नभ भी ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी चौके को अभी राख से लिपा हो और वो अभी ताजा हो, यानी उसमें अभी नमी हो। तो वैसा ही प्रातःकाल का नभ भी प्रकट लग रहा है। तो कवि भी उसी का वर्णन करता हुआ कह रहा है कि प्रातः का नभ है वो कैसा लग रहा है? एकदम नीला शंख के समान, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी राख से लिपे हुए चौके के समान है जिसमें अभी नमी विद्यमान है, जिसमें अभी नमी है। तो जो शंख, जैसे अपन कहते हैं ना शंख होता है, तो शंख कैसा होता है? नीला होता है और एकदम सुंदर निर्मल सा लगता है। प्रातःकाल के आकाश में हल्की हल्की लालिमा होती है और वो इधर उधर बिखरी हुई सी नजर आती है। तो वैसा ही हमें कैसा लग रहा है? शंख लग रहा है। स्लेट पर बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे घुल गई हो। बहुत काली सिल, किसी काली सिल पर, यानी जो एकदम काली सिल है, सिल मतलब पत्थर, तो किसी काले पत्थर में जरा से लाल केसर से, जरा सी लाल केसर से घुल गई हो। जैसे किसी काले पत्थर पर किसी ने लाल केसर, हल्की सी लाल केसर उस पर मल दी हो तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? घुला हुआ। तो वैसे ही आकाश भी क्या है? अभी रात से जब प्रातःकाल की तरफ जा रहा है तो रात्रि का आकाश कैसा होता है? एकदम काला अंधकार में। और अब जैसे जैसे उसमें हल्की हल्की सूर्य की लाल केसर से, मतलब सूर्य की हल्की हल्की लाल किरणें जब उसमें मिल रही है तो उस आकाश का रंग कैसा नजर आ रहा है? जैसे किसी काली सिल पर किसी ने हल्की हल्की लाल केसर घोल दी हो, हल्का सा उसमें लाल रंग उसका घोल दिया हो, तो उसका ना ही तो पूर्ण काला रंग आ रहा है और ना ही उसमें अब पूर्ण लाल है। यानी बहुत काली सिल किसको कहा गया है? रात्रि का गहन काला अंधकार का आकाश। और हल्की हल्की लाल केसर यहाँ क्या है? सूर्य की हल्की हल्की, सूर्य प्रातःकाल हो रहा है तो सूर्य की हल्की हल्की प्रातःकालीन की लाल किरणें आकाश में फैल रही है, तो वो ऐसे लग रही है जैसे किसी काली सिल पर किसी ने हल्की हल्की लाल केसर घोल दी हो। आकाश ऐसा लग रहा है जैसे भोर का जो दृश्य है उसके लाल रंग में मिले होने के कारण वो बहुत ही सुंदर मनोरम लग रहा है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाम, जैसे किसी स्लेट पर, कोई स्लेट है उसकी परत कैसी होती है? काली। स्लेट का गत्ता कैसा होता है? काला।
और उस पर किसी ने लाल चौक से, जो लाल खड़िया चौक है वो किसी ने उस पर मल दी हो, तो ना ही तो वो पूरा काला रहेगा और ना ही वो पूरा लाल होगा। तो वैसा ही आकाश नजर आ रहा है। जैसे जैसे यानी भोर का दृश्य कुछ काले और मिले हुए लाल रंग के मिश्रण के कारण कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। कुछ क्षण बाद ऐसे लगने लग जाता है जैसे आकाश एकदम काली सील हो और उसे अभी अभी किसी ने लाल केसर उस पर डाला हो, उस पर मिलाया हो। वैसे ही जैसे किसी काली स्लेट पर किसी ने लाल चौक मल दी हो। यानी भोर होने पर जैसे अंधेरे से आकाश प्रातःकाल की ओर जाता है तो काली सील या काली स्लेट के समान लगने लगता है, लेकिन जैसे ही सूर्य की लालिमा की किरणें उस उसमें लाल केसर और लाल खड़िया चौक के समान उसमें घुलने लगती है तो आकाश का जो रंग है वो बहुत ही मनोरम और सुंदर लगने लग जाता है। आगे ना ये लाइन आपको समझ में, यानी यहाँ काली सील और काली स्लेट किसे कहा गया है, रात्रि के वो अंधकार का आकाश। जैसे ही प्रातःकाल की तरफ वो बढ़ता है तो सूर्य की हल्की हल्की लाल लाल किरणें जैसे निकलती है सूर्य में से, तो वो उस काले आकाश में मिलती है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी काली सील पर किसी ने लाल केसर फैला दी हो या किसी काली स्लेट पर किसी ने लाल चौक मल दी हो। तो वो लाल रंग के मिले हुए मिश्रण से जो आकाश का रंग है वो बहुत ही मनोरम और सुंदर प्रतीत होता है। और प्रकृति के उस क्षण को देखकर आकाश के जो पल पल परिवर्तित, प्रकृति का जो पल पल परिवर्तित परिवेश है वो बहुत ही सुंदर नजर आने लगता है। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नील जल में या जो ऊपर आपने भी पढ़ा है तो उनमें देखिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ उपमानों का जो प्रयोग किया जा रहा है तो उपमानों के प्रयोग से प्रातःकाल का जो परिवेश है वो बहुत ही उसका सुरम्य वर्णन कवि यहाँ कर रहा है। जैसे अब इसमें देखो, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नील जल में यानी सूर्योदय से पहले के आकाश में जैसे पल पल परिवर्तित हो रहे वातावरण के जो सुंदर चित्र हैं उनके साथ ही कवि क्या कह रहा है कि प्रातः जब नीले वर्ण के आकाश में सूर्य की चमकती हुई जो श्वेत आभा है वो कैसी दिखती है, ऐसा लगता है जैसे नीले जल में, अपन ने पढ़ा अभी कि आकाश में पल पल परिवर्तन हो रहा है। तो प्रातःकाल जब नीले वर्ण के आकाश में, जैसे नीले वर्ण का जो आकाश है वो उसमें जब सूर्य की किरणें गिरती है तो वो कैसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी की सुंदर जो गोरी काया है या किसी की गोरी जो देह है वो उसमें झिलमिल कर रही हो, यानी वो उसमें हिलती हुई प्रतीत हो रही हो। यानी प्रातःकाल की जो आकाश में नमी है उस नमी में जो हल्की हल्की सूर्य की किरणें हवा से हिलती हुई गिरती है, भी प्रातःकाल में नमी है आकाश में, और हल्की हल्की सूर्य की जो किरणें लाल लाल सूर्य में से किरणें सूर्योदय के साथ निकल रही है वो वातावरण की हल्की हल्की हवा के साथ, प्रकृति में हल्की हल्की हवा है तो वो सूर्य की किरणें जब गिरती है किस पर, जल में, तो ऐसे प्रतीत होती है, हिलती भी प्रतीत होती है वो, क्योंकि हवा वातावरण में हवा रहती है और जल हिलता रहता है। तो जब वो हिलती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी की गोरी जो देह है, किसी की गोरी काया है वो जल में झिलमिल कर रही हो। आपको इस चीज़ को स्वयं सोचना होगा कि अपन देखते हैं जल में कोई प्रतिबिंब गिरता है तो वो हिलता हुआ प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि जल हिलता हुआ रहता है, हवा से जल हिलता रहता है और कोई भी प्रतिबिंब जब उसमें गिरता है तो वो हिलता है। तो वैसे ही जब सूर्य की हल्की हल्की किरणें उसमें गिर रही है जल में तो वो नीले जल में, यानी नीले जल में जब सूर्य की किरणें गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी की गोरी झिलमिल, सूर्य की एकदम लालिमा से युक्त सफ़ेद किरणें जब गिरती है तो वो सफ़ेद प्रतीत होती है। तो ऐसा लगता है जैसे इतनी गोरी काया किसी की झिलमिल कर रही हो, हिलती हुई चमकती हुई प्रतीत होती है। सूर्य का जो सफ़ेद प्रतिबिंब है वो हिलता हुआ सा प्रतीत होता है तो ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे किसी की गोरी काया है वो झिलमिल कर रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कुछ क्षण बाद जैसे ही सूर्योदय होता है तो उषा काल के समय के ये बदलते पल पल के जो प्राकृतिक परिवेश के चमत्कारिक सौंदर्य के जो चीज़ें हैं वो सारे सौंदर्य का जादू धीरे धीरे समाप्त
हो जाता है। क्यों? क्योंकि आकाश से वो कालापन भी समाप्त हो जाता है और समुद्र के जल से वो नीलापन भी धीरे धीरे उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति में नमी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जब सूर्योदय पूर्ण रूप से सूर्योदय होने लगता है तो प्रकृति का प्रातःकाल की जो वातावरण की नमी है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और जैसे ही वो नमी समाप्त होती है प्रकृति से ये जादू भी धीरे धीरे सारा समाप्त होने लगता है। जादू टूटता है, जादू समाप्त हो जाता है। उषा का प्रातःकाल का सूर्योदय हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब पूर्ण रूप से आकाश में सूर्य आ गया। तो जैसे ही सूर्योदय होगा, सूर्योदय होते ही उषा काल के ये रंगीन सुरम्य जो वातावरण है, जो चमत्कारिक जादू के परिवेश है, वो धीरे धीरे सारे समाप्त हो जाते हैं। आ गया समझ में? ये चैप्टर आप एक बार घर पे जरूर रिवाइज करना और आप ये सारे इसके शब्दार्थ भी पढ़ना। उषा कविता से, कविता में किसका वर्णन है? उषा कविता में सवेरे की लालिमा का वर्णन है। जादू टूटता है उषा का, जादू का अर्थ है यहाँ, जादू का अर्थ क्या है? आकर्षण से। भोर का सौंदर्य तो है ही है, वर्णन है उसका तो, लेकिन जादू से आशय है आकर्षण से। क्यों? क्योंकि प्रकृति का जो ये वातावरण है ये हमें आकर्षित करता है। भोर का आकाश किसके समान नीला था? भोर का आकाश एकदम नीले शंख के समान, भोर का जो आकाश है वो शंख के समान नीले, किसी शंख के समान नीला था। कवि ने नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि प्रातःकाल के भोर के समय में कुछ नीलापन होता है, कुछ कालापन होता है और आकाश में उस समय नमी भी होती है। इसलिए जैसे वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने अभी राख से लीपकर चौका छोड़ा हो। उषा का जादू टूटने का क्या तात्पर्य है? उषा का जादू टूटने से प्राकृतिक सौंदर्य है, जिस आकर्षण से वो बंधा है वह सूर्योदय के बाद समाप्त हो जाता है। पूर्ण रूप से सूर्योदय होते ही आकाश का सारा जो जादू है वो समाप्त हो जाता है। लाल केसर तथा लाल खड़िया चौक के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? लाल केसर या लाल खड़िया चौक के माध्यम से उषा काल में जब जो आकाश है वो आकाश में सूर्य की हल्की हल्की लाल किरणें फैलने लगती है। तो उषा काल का आकाश कैसा होता है? हल्का हल्का कालापन लिए हुए, और जैसे ही सूर्य की किरणें उसमें मिलने लगती है, प्रातःकाल की हल्की हल्की लाल किरणें जब उसमें मिलने लगती है तो लाल केसर का, उसे लाल किरणें जब उसमें घुलने लगती है तो उसे लाल केसर या लाल खड़िया चौक कवि ने बताया है। क्यों? क्योंकि वो उस पर फैलने लगता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस पर केसर फैला दी हो या किसी ने इस पर लाल चौक मल दी हो। उषा कविता में कवि क्या संदेश, कवि का क्या संदेश है? देखो, उषा कविता में जो कवि है हमारे कवि शमशेर बहादुर सिंह ने ये व्यक्त किया है कि प्रातःकाल के प्राकृतिक परिवेश में क्या है? जीवंतता है, यानी जीवन है। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्राकृतिक परिवेश से जुड़ा हुआ है और उसे हम भी अपने जीवन में उसी प्रकार जीवन देखते हैं। वो सारी चीज़ें हमारे उसने प्राकृतिक परिवेश से जो हमारा जीवन है, व्यक्तिगत जो जीवन है, उस जीवन से जोड़कर उसने बताया है। ये हर एक व्यक्ति के उसके खुद के अनुभव भी हैं, हर एक वो प्रकृति की उन सभी चीज़ों से वो स्वयं जुड़ा हुआ है। तो कवि यहाँ यही कि भाई प्रातःकाल में सूर्योदय में कितने सुंदर सुंदर जो परिवर्तन है वो हम हमारे आलस्य में, भाई हम प्रकृति से हमें ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि आलस्य को त्याग कर जीवन के लिए प्रयास करना चाहिए। उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषताएं क्या है? देखो, इसमें है कि जो बिंब योजना है वो बताई गई है। बिंब योजना मतलब कवि ने हर एक चीज़ का नए उपमानों का प्रयोग कर प्रकृति को परिवर्तित किया है और इसमें जो आपका अलंकार है वो रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार भी है। और इसकी जो अपन कहें कि बिंब योजना है, वो बिंब योजना को आपको बताना है कि प्राकृतिक उपमानों से उसने इसका वर्णन किया है। और प्राकृतिक उपमानों का वर्णन करना है कि व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, इन हर एक चीज़ का वो अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग करता है। तो उनसे हमें एक नई शिक्षा मिलती है कि हम उन उपमानों का प्रयोग करके नए व्यक्तिगत रूप से प्रकृति के वर्णन को उसने संजोया है। तो अब देखिए, आपको ये क्वेश्चन करने हैं, फिर ये वाला प्रश्न भी आपको आपकी नोटबुक में करना है यहाँ तक
निबंधात्मक क्वेश्चन यहाँ तक। और ये एक क्वेश्चन है व्याख्या का, तो इसमें पूरी व्याख्या आ रही है, आपको वैसे भी व्याख्या करनी है, तो व्याख्यात्मक क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, आपको निबंधात्मक क्वेश्चन यहाँ तक अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद में आपको सबसे पहले इसका परिचय याद करना है, परिचय करना है, फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करनी है और यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर करने हैं। इसके आगे का वीडियो हम अगली क्लास में बनाएंगे।